हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए पूरे क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और मुझे लगता है कि ये आपका सबसे पहला वीडियो होगा जहां पर आप एनालिसिस में पूरे कोई पर्टिकुलर शिफ्ट का 30 के 30 क्वेश्चन में अभी आप देख रहे होंगे। और मैं आपको इसी कारण से दिखा पा रहा हूं क्योंकि जो मेरा एनटीपीसी का पेपर था वो मेरा 5 मार्च को सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने आपको एक समय में कमिटमेंट भी किया था कि जिस भी दिन मेरा पेपर होगा मैं आप लोगों के साथ मैथ के क्वेश्चन जरूर से शेयर करूंगा। तो बस आज इस कमिटमेंट को मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। और यहाँ पास मैं एक चीज़ और बता दूँ, मेरा पेपर देने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा लास्ट में। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ टिप्स जरूर से देना चाहूंगा जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है। ठीक है, फिलहाल आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। और जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जिनके पेपर हो चुके हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट जिनके आने वाले दिनों में पेपर है तो एक बार आप लोग जरूर से देख लो कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और चूंकि आपको मैं बता दूं, आप सभी लोगों को पता भी होगा, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा था जो आपके यूनिक टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे थे। और पिछले कुछ दिनों में मैं एक्टिव भी नहीं था यूट्यूब में, तो इसका एक रीजन ये भी था कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कोई नया टाइप का क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा था। बात समझ रहे हो? बात बाकी मेरे शिफ्ट में भी कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला एक सिवाय एक दो क्वेश्चन के। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जिनके भी आने वाले दिनों पेपर है आप लोग बस प्रैक्टिस करो, कुछ भी नया नहीं बन रहा है, वो मैं आपको भी फिलहाल लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन क्यों आते हैं हम लोग यहाँ पास। और यहाँ पर देखो, मैंने जो पेपर मतलब जो मैंने पेपर दिया था वो मैंने फॉर्म फिलअप के समय मैंने इंग्लिश में ये किया था, तो इसलिए मैंने पेपर इंग्लिश में पूरा अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको भले ही इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इंग्लिश में क्वेश्चन है तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं ये आपको समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर कब का शेयर कर दिया होता अभी तक। बात समझ रहे हो? तो जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना, आपको लगे तो आप लोग वीडियो पॉज करके जल्दी सारे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए मैं जल्दी एक बार सबको आपको बता देता हूँ। देखो पहले देखो, सबसे पहले 3 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और हूबहू डेटा के साथ मैं पूरा कोशिश किया हूं एक एक चीज को याद करके, पूरा मेरे ख्याल से 90 से 95% डेटा तक भी आपके पूरा हूबहू मैंने पूरा याद करके आप लोगों के लिए ये सामने मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलो तो देख लो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो मुझे पूरे पेपर में मैथ क्वेश्चन में अच्छा लगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन थीटा। यानी साइन थीटा फंक्शन का आपसे डोमेन पूछा गया था एग्जाम में। और ये क्वेश्चन अब तक मुझे किसी के भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था। अब मुझे नहीं पता इससे पहले पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, बट ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, और जिन्होंने भी पेपर दिया होगा तो उनको तो खुद ही पता चल जाएगा, वो कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन यही क्वेश्चन थे। ऑप्शन भी दे रखा था एन, कैपिटल एन, कैपिटल आर, कैपिटल जेड, कैपिटल डब्ल्यू। तो देखो आपको याद होगा मैंने मैक्सिमम मिनिमा का जब आपको एक सीट दिया था उसमें मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज क्या होता है। यहां पर साइन फंक्शन का आपसे डोमेन पूछा था, तो डोमेन यहां पर क्या होता है, जो डोमेन होता है ना साइन फंक्शन का, वो रियल नंबर के बीच में ही लाई करता है। तो रियल नंबर के बीच में लाई करता है, इसका मतलब आर स्टैंड फॉर क्या होगा, रियल नंबर। यानी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको मैं हल्का बता भी देता हूं, देखो ये सब अपना चीज नहीं है, ये सब जो सिलेबस से पूछ रहा है ना डोमेन रेंज, ये सब +1 11 के क्लास की चीज है, बट एग्जाम में बन रहा है तो इसलिए मैं आपको हल्का बता देना चाहता हूं। देखो डोमेन आप ज्यादा समझो मत, डोमेन सिंपली अगर मैं बताऊं तो देखो डोमेन आपका वो सेट ऑफ नंबर होता है जिसमें कोई भी फंक्शन का वैल्यू सेटिस्फाई करता है, वो सभी नंबर का सेट ऑफ कलेक्शन को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहां पर जितने भी आपके जो होते हैं जो डोमेन होंगे साइन फंक्शन के, वो सभी आपके रियल नंबर के बीच में ही लाई करते हैं। यानी आपका आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जिनके आने वाले दिनों में पेपर है तो देखना, साइन फंक्शन का या फिर कॉस फंक्शन का अगर आपसे पूछे डोमेन तो डायरेक्ट आप आंख बंद करके रियल नंबर लगा देना। तो यहां पर रियल नंबर ना देके आपको आर दिया था जहां पर कंफ्यूज कर रहा था, तो आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। ठीक है, और रेंज आप लोग जानते हो -1 से लेकर 1 तक होता है। चलिए ये भी रियल नंबर के बीच में लाई करता है। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया था, साइन थीटा दे रखा था, बोला थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है इस तरीके के। ठीक है, देख लो थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, यानी जो भी आंसर होगा नेगेटिव में होगा। और ऑप्शन भी दे रखा था, एक क्वेश्चन आपका ये दे रखा था ट्रिग्नोमेट्री से, आपको कॉट थीटा का वैल्यू बताना था। देखो मुझे सभी के ऑप्शन के साथ भी पूरे याद थे, तो मैंने सोचा कि ऑप्शन देके कोई फायदा नहीं है इतना जगह आपका स्पेस लेके, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। और आपको कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अगर नहीं बने तो, मगर मुझे पूरा विश्वास है आप सभी क्वेश्चन बना भी पाओगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप इजिली बना लोगे।
ये तो बन जाएगा आपसे नॉर्मली, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं बन जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो फिर तो बहुत तकलीफ वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा को एक जगह लेके जाओगे, और आपका यहां पर कॉस थीटा को यहां पर लेके आओगे तो कॉस को कॉमन ले लोगे, तो यहां पर कॉस को लेके आओगे तो टेन थीटा क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 + 2√6 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो ये कॉट थीटा का वैल्यू पूछा था, तो इसका उल्टा कर देंगे यानी इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 + 2√6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको रेशनलाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 - 2√6, और ये आपका ऑप्शन में भी था, ठीक है, रेशनलाइज करके था। एक क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज से, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर, यानी 3 घंटा 24 घंटे का, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है, 3 घंटा पूरे 24 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछा गया था, तो 12.5%। एक क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म से था, 8/9 को डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना था, 0.88 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। क्या बोला गया था कि कोई कार है, कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस 30 घंटा में, अगर उसका गति को हम अगर 1/15 कम कर दे तब वो 10 किलोमीटर कम ट्रेवल कर पाता है उतने ही समय पर, तो उसका एक्चुअल स्पीड आपसे पूछा गया था पेपर में। बात समझ गए? तो यहाँ पर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये तो मैं बताऊँ तो मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख के बना लिया, कोई जरूरत ही नहीं था। आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। तो यहाँ पर सिंपली आप इसका एक्चुअल डिस्टेंस को मान लो कि एक्चुअल स्पीड को मान लो x है। अब x के जैसे आपका मैं मान लेता हूँ कि इसका एक्चुअल स्पीड x है, तो x × 30 ये हो गया टोटल डिस्टेंस। उसी तरीके से अब ये मेरा स्पीड अगर x है तो क्या बोला था कि 1/15 कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा नया 14/15 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उतना ही समय में वो 10 किलोमीटर कम ट्रेवल कर रहा है, तो 10 किलोमीटर कम ट्रेवल कर रहा है तो 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस होगा उन लोगों के बीच में। तो ये चीज को मैं यहाँ पर प्लस कर दिया क्योंकि LHS = RHS। अब सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ से दिख भी रहा होगा। आप यहाँ से देखो, ये आप पोर्शन को यहाँ लेके जाओगे तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 450। 450 में 400 आपका 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा, यानी 30x/15 = 10। तो 15 से काट दोगे 2 और 2 से काट दोगे, यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा, जो कि इसका स्पीड था 5। करेक्ट आंसर भी, रियल आंसर भी, और सही पेपर में भी। एक क्वेश्चन ये सिंपल सा पूछा गया था कि कोई 12 आर्टिकल का क्रय मूल्य उसी आर्टिकल के उसी 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। एक क्वेश्चन आपका HCF से था, फ्रैक्शन में निकाल लोगे, इजीली बना लोगे। एक क्वेश्चन था आपको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में आपको अरेंज करना था। डेटा पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से दे रखे थे, 16/19, 14/7 और 2/3। इसको भी आप अरेंज कर लेते, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया था, इफ द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज 135 डिग्री फाइंड इट्स पार्ट ऑन सर्कल। यानी सिंपली मैं बताना चाहता हूं, बोला था कि कोई क्या बोलते हैं त्रियाखंड 135 डिग्री आपको दे रखा था सेंट्रल एंगल, आपको इसका पार्ट पूछा गया था, सेंट्रल एंगल में ये कितना पार्ट आपका है 135 डिग्री, वो आपको बताना था। तो 135/360 कर दो, आप जानते हो, बस सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कितना से काट ले, 9 से काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा क्या, 9 15 कट जा रहा है, तो 9 से काटेंगे तो कट जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से काट देंगे तो 3/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी था। एक क्वेश्चन ये वाला सिंपली पूछा गया था आपसे, ये कंडीशन दे रखा था आपसे, फाइंड द वैल्यू पूछा था, a + b + c/c का वैल्यू पूछा था। सिंपली बना लोगे, इसको भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन, एक आपसे मध्य पूछा गया था, इन्हीं नंबरों का मध्य आपसे पूछा गया था। ये 7 नंबर दे रखा था, आपसे मध्य पूछा गया था। सबको जोड़ देना, यहाँ पर केवल माइनस में नंबर है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, जोड़ देना, उसको लेस करेंगे तो लेस हो जाएगा, बटा उतना नंबर से डिवाइड कर दोगे, 9 आंसर आ जाएगा इसका भी। एक क्वेश्चन आपसे समांतर चतुर्भुज पर पूछा था, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कोई पैरेललोग्राम ABCD है, एंगल A और एंगल C दे रखा था, और आपसे x का वैल्यू फाइंड करने बोला था। तो आप जानते हो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, अगर एंगल A और एंगल C दे रखा था तो इसका मतलब एंगल A और एंगल C क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिंपली यानी आप दोनों को इक्वल करोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे। तो इसका भी आंसर 15 आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्भुज का आंतरिक कोण का योग पूछा गया था, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल आपसे पूछा गया था, इंटीरियर एंगल का सम, तो 360 का सम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था, इसी तरीके से हूबहू। एक क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका
रेक्टेंगल पर बेस था। नॉर्मली क्या बोला था कि कोई एक आया था जिसका पेरीमीटर दे रखा था 100 मीटर, लंबाई दे रखा था 29, आपसे उसका चौड़ाई पूछा था। तो l प्लस बी कितना हो गया, पेरीमीटर 100 है तो l प्लस बी कितना हो गया 50, तो लेंथ 29, तो आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा 21। ठीक है, भरभली भी आप बना सकते थे। एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया था, क्या बोला गया था, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। यानी यहां पर सिंपली मैं हिंदी में बताऊं तो क्या बोला है कि एक सेकेंड पूरे एक घंटा का कितना पार्ट होता है, उसको आप डेसिमल में आपको बताना था। यानी आप जानते हो कि एक सेकंड की बात करें तो आपको पता है एक घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी 1/3600। इसको सॉल्व कर लो, यही डेसिमल में आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था सिंप्लीफिकेशन, ये बन जाएगा आप लोग से। एक क्वेश्चन टाइमनबर्ग से पूछा गया था, राम श्याम अगर कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, श्याम और राजू 15 दिन में कर सकता है, और राजू और राम 12 दिन में कर सकता है, तो वो लोग मिलकर टुगेदर कितने दिनों में काम करेंगे, ये आपसे पूछा गया था। तो 10, 15, 12 देख के बताओ कितना आंसर हो जाएगा। 6, 4, 10 और 10 और मतलब 10 और 5 15, यानी 8 दिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपका आयु से पूछा गया था, एज से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया था कि माधव और नीलेश का आयु का मतलब आपका अनुपात दे रखा था 6 और 5। उन लोगों का आयु का सम भी दे रखा था, योग दे रखा था 44 साल है। तो आपसे सिंपली पूछा गया था कि 15 साल बाद का उन लोगों का अनुपात क्या होगा बताओ। तो 6, 5, 11, 11 44 के बराबर, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, एक का मतलब 4 हो जाएगा, यानी ये 24 हो गया और ये 20 हो गया। आपसे 15 साल बाद का अनुपात पूछा था, तो आंसर क्या हो जाता मेरा 39/30 हो जाता, जो कि था आपका ऑप्शन में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूरा यही पूछा गया था, ये क्यूबिक में है और ये स्क्वायर में। ठीक है, ये क्यूबिक रूट है और ये आपका स्क्वायर रूट है। देख लो, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होगा, है ना, पॉइंट के बाद 6 डिजिट, हाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये 1, 2, 3 और 4, 6, 4, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो लग जाएगा, 6 जीरो चिपका देना, 5, 6। अब आपको पता है ये स्क्वायर में भी निकलेगा, तो ये 8 का स्क्वायर बन जाएगा और ये कितने का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1000 का बन जाएगा। अब जानते हो ये क्यूबिक है, तो ये 2 का बन जाएगा और ये 10 का बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 0.2, जो कि आंसर भी था रियल आंसर। एक क्वेश्चन ये बोला गया था, √7 का वैल्यू दे रखा था आपको और ये वाला फाइंड करना था। यहां पर देखो थोड़ा सा डेटा यहां पर थोड़ा चेंजेस हो सकता है आपका रियल क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा गलत, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बात, बाकी ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा गया था। समझ गए, √7 का वैल्यू दे रखा था 2.64, मल्टीप्लाई करते और सॉल्व करते, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया था, 23 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। एक क्वेश्चन क्या बोला गया था कि क्लास में 80% स्टूडेंट पास होते हैं और 30 बच्चा फेल हो जा रहे हैं, तो आपसे टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछा था। तो यानी इसका मतलब 20% लोग ही पास हो पा रहे हैं, 20% का वैल्यू 30 के बराबर है, तो आपसे टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछा था। ये भी इजिली हो गया, 100% का वैल्यू निकाल लोगे। एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, हूबहू इसी तरीके से पूछा गया था, ये सिंप्लीफाई वाला। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बोला गया था कि कोई 18 आर्टिकल का, ठीक है, 18 आर्टिकल को 980 में बेचने पर उसको लॉस होता है कितना, तो उसी आर्टिकल के 4, मतलब उसी आर्टिकल के 4 के क्रय मूल्य के बराबर उसको लॉस होता है, तो आपसे उसका कॉस्ट प्राइस पूछा था। बात समझ गए, यानी 18 आर्टिकल को 980 में बेचने में उसको लॉस होता है, और वो लॉस किसके बराबर है, तो उसी आर्टिकल 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपली आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, एक्स है, तो बस क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है, ध्यान से देखना, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो यहाँ पर मैं एक्स को गुना करूंगा 18 से, क्योंकि मेरा एक्स अगर एक आर्टिकल का दाम होगा तो 18 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा 18x माइनस 980, चूंकि परसेंटेज का टर्म में बात नहीं कर रहा है, तो ये आपका 4 आर्टिकल के लॉस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, यानी x आपका एक का दाम है तो 4 का दाम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। सॉल्व कर लो, तो ये 4x वहां आएगा तो क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू 980 हो जाएगा, 14 से काट देंगे कितने बार में कट जाएगा 70, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70, जो कि था भी आपका रियल आंसर, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, देखो एक क्वेश्चन आपका स्पीड एंड डिस्टेंस से था, ये भी थोड़ा लेंदी था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया है। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोलना चाह रहा था बता देता हूँ, कोई कार है जिसका औसत गति आपको बता दिया गया था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई आपका जर्नी कंप्लीट करता है 6 घंटा में, अगर वो पहला 3 घंटा
76 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से चला है। अब उसको जो बचे हुए जो जर्नी है, अब आपको बताना था कि जो उसको बचा हुआ जर्नी अगर उसको 4 घंटा में कंप्लीट करना है तो वो कितने, मतलब उसको कितना स्पीड होगा, यही आपको बताना था। ठीक है, मतलब 4 घंटा में बचा हुआ जर्नी को अगर कंप्लीट करता है तो इसका स्पीड आपको बताना था। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा था। यहाँ पर थोड़ा डेटा इधर से उधर हो सकता है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं कहोगे 7 था, तो इसको मैंने इस तरीका से बनाया जिससे आप लोगों का सॉल्व हो जाए और आंसर आप भी आपका रियल आंसर के थोड़ा हूबहू इधर उधर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 72 गुना 6, ये इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 7 6 42 और 1 43, यानी कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। अब देखो पहला 3 घंटा वो 76 का स्पीड से चला है, यानी कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 7 3 21 और 22, यानी 228 किलोमीटर वो चल लेगा। तो बचेगा कितना मेरा डिस्टेंस, तो ये 4 और 0 और यहाँ से मेरा 204 बचेगा। अब इसी 204 को उसको 4 घंटा में तय करना था। बात समझ गए, क्योंकि 2 के साथ आपको नहीं पूछा है 2 घंटा, क्योंकि 3 घंटा तो चल चुका था। 3 घंटा से अगर आप निकालोगे तो फिर स्पीड अलग आ जाएगा। बात समझ रहे हो, तो 4 घंटा में तय कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 मतलब 6 मतलब सॉरी कितना हो जाएगा, 5 और 1 51, यानी इसका 51 हो जाएगा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम फिलहाल बढ़ते हैं जल्दी से, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया था आपसे, यहाँ पर पाई चार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको कुछ इस तरीके से दे रखा था, मतलब कि कोई खिलौना बनाने का पूरा जो टोटल चार्जेस होता है वो आपको दे रखा था। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, रॉ मटेरियल, मिसलेनियस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये आपका इंपॉर्टेंट था, जो कि इसी पर रिलेशन क्वेश्चन बेस्ड था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब कोई ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में 36,000 रुपए लग रहा है और टोटल 5,000 यूनिट मतलब खिलौने का बनाया जा रहा है। तो आपसे कॉस्ट यहां पर, सॉरी ये सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया था, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया था 25% के प्रॉफिट पर। बात समझ गए। तो यहां पर देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट था वही ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो देखो ये जो 9% है यही आपका 36,000 के बराबर हो जाएगा। बात को समझो, यही तो 36,000 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां से आप 100% का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी पूरा टॉय का कीमत आपको पता चल गया। अब चूंकि आपको पता चल गया टोटल 5,000 टॉय बन रहा है, तो 5,000 से भाग दे देंगे जिससे मेरे को एक टॉय का कीमत पता चल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करो। फिलहाल 3 0 से 3 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काट लेंगे 20 बार में, यानी 20 चौके 80, 80 हो गया। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा था एक टॉय का कीमत प्रॉफिट 25% के प्रॉफिट पर, तो 25% का प्रॉफिट है मतलब 5/4, सॉल्व करोगे 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, रियल इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपीज पर टॉय का कीमत होगा। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, आपको सेलिंग प्राइस और आपको मतलब कि कोई सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट आपका 12% और लॉस आपका 12% का अंतर दे रखा था 70 रुपए, आपसे सीपी पूछा गया था। तो ये भी आप बना सकते हो, 16 और 12 को जोड़ के, यानी 28% आपका 70% का बराबर हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्लियर है ये भी चीज। चलो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर डेटा थोड़ा मिसमैच हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ, मगर कुछ इसी तरीके से था कि कोई टोटल एक्सपेंडिचर आपको दे रखा था, कोई अलग अलग सामान का टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा था। आपसे क्वेश्चन में रेशियो का टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, ये चीज देखो, वो पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ आर्टिकल सी एंड आर्टिकल डी टू आर्टिकल ई, यानी सी डी का अनुपात पूछ रहा था, सी और डी पर जितना खर्च हुआ है और सी और डी पर और आपका आर्टिकल ई के साथ अनुपात पूछा था। बात समझ गए। देखो आपको थोड़ा सा बस हिंट लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये तो आप समझ सकते हो, इसमें थोड़ा डेटा इधर से उधर हो सकता है, डीआई याद कर ले रहा हूं क्योंकि इतना ही बहुत काफी है कि ये क्वेश्चन आपका रेशियो का टर्म में ही पूछा था आपसे और फ्रैक्शन में आपका आंसर था। बात समझ गए। और ये आपको पता है ये सब आपका जो यूनिट जो जितना भी आपका जो था ना आर्टिकल्स का जो एक्सपेंडिचर, वो सब हजारों में आपका था, तो रेशियो में तो 1000 में रहे चाहे लाख में रहे तो ऐसे ही कट जाना है। बात समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट डीआई का था, ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का था, ये डेटा बहुत बड़ा टाइप का दे रखा था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपका मैं दिखा देता हूं, किसी कंपनी का मान लो सेल दे रखा था, 6 साल का सेल दे रखा था, पहला साल का सेल, दूसरा साल का सेल, तीसरा साल का सेल, चौथा, पांचवा, छठा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो यहां पर जो मैंने टेबल डीआई बनाया है ना, ये थोड़ा मैंने गलत बनाया है। गलत इन द सेंस मतलब ये है, अगर जिनके दिमाग में आ रहा हो कि पहला साल का आपका ये टेबल देखोगे तो बड़ा है,
ये 35 हो गया, ये 30 हो गया, ये 65 हो गया, फिर ये 45 कैसे हो जाएगा, ये यहाँ समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा टेबल बनाने में मिस्टेक हुआ है, बाद बाकी चीजें ऐसे ही आपसे पेपर में पूछे गए थे। बात समझ रहे हो। तो ये सब चीज को इग्नोर करना, ऐसा मत सोचना कि ये सब टेबल ही गलत है तो फिर क्वेश्चन कैसे सही होगा। टेबल केवल मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से इतना तक मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। बात समझ रहे हो। तो मगर ये देखो, तो यही 6 साल का आपको सेल दे रखा था किसी कंपनी का, क्वेश्चन में समथिंग उल्टा फुल्टा आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में समथिंग यहाँ पर बहुत बड़ा टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं हालांकि बता देता हूँ, ये आप इसको छोड़ दो, मैं आपको बता देता समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया था। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोला गया था कि जो चौथे साल में जो सेल होता है और पूरे साल का, मतलब जो पूरे साल का जो औसत सेल, ठीक है, पूरे साल का औसत सेल और चौथे साल का सेल का जो अंतर होगा, यानी जो डिफरेंस होगा, वो बराबर होगा। आपको बताना था वो किस साल के बराबर होगा, मतलब कौन से साल के बराबर होगा। फिर जिस साल का आपसे पूछ रहा था ना, उसका भी पूरे साल का, मतलब पूरे साल का औसत के डिफरेंस के बराबर ही होना चाहिए था। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा था। तो यहां पर एक चीज पकड़ने का था कि जब चौथे साल का जब मैं यहां पर देख रहा था तो यहां पर 45 था, और चूंकि और किसी का भी वैल्यू सेम सेम था ही नहीं, यानी इसका आंसर सिंपली आपका चौथे साल ही इसका करेक्ट आंसर हो पाता। बात समझ रहे हो। तो जिन्होंने पेपर दिया उनको समझ आता था कि ये फोर्थ ईयर ही इसका आंसर होता, घुमा फिरा के। बात समझ रहे हो। तो ये लेंदी से आपको उसी तरह दे रखा था, द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ ईयर सेल टू एवरेज ऑफ ऑल ईयर सेल इज सेम ऑफ अनदर ईयर सेल टू एवरेज ऑफ ऑल ईयर सेम इज फाइंड द अनदर ईयर। तो अनदर ईयर वही आपका होता, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। तो ये कुल मिलाकर आपका ये 30 क्वेश्चन जो मैं आपको अभी आपको दिखाया हूं, यही 30 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये मेरे, अब आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेटा के साथ याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन आपको पूरा दिखाया है, और जो कि पूरे इस तरीके से आपके हूबहू आपके पूछे गए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में है, आप लोग ये चीज को नोट कीजिएगा। देखो, यहाँ पर मैंने भी जैसा सोच के गया था कि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे उस तरीके से आएंगे, जैसे सुनने को मिलता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे एक्सपेक्टेशन से सब बाहर था, ठीक है। अब इन द सेंस आप देख सकते हो क्वेश्चन का कैसा लेवल था। मैं यहाँ पर आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि देखो, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। आप जैसा सोच के जा रहे हो ना, देखो अगर वैसा ही पेपर आता है तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आपके विरुद्ध, आपके अगर सोच के विरुद्ध अगर पेपर आता है, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, आप कभी भी घबराना मत। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 100% देने पर होना चाहिए, चाहे पेपर इजी रहे, चाहे मॉडरेट रहे, चाहे डिफिकल्ट रहे। तो जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में पेपर है, तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि जैसा भी पेपर आए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप 100% देने पर लगाना। कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे इतना करना है। आप यकीन मानिए, आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ 100% पर रखिए, फिर देखिए आप कितना अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे। मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो एक भी एक्सपेक्टेशन आपका नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना करना है। जैसा पेपर होगा आप वैसा बस अटेम्प्ट अपना 100% दे के आओगे, ठीक है। और एक चीज साथ में, एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि मेरा कोई सेक्शन छूट गया है, जैसे सपोज दैट मैथ में कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपको लगता है ना कि ये सेक्शन अगर छूट गया, अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो मैं क्या करूंगा, तो देखो, अगर जो छूट गया अब उसको छूटे रहने दो। यहां पर अगर आप ये मान के चलो कि अगर वो क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में बनेगा, मतलब उस चैप्टर से पर्टिकुलर कोई चैप्टर मान लो, अगर वो पर्टिकुलर कोई चैप्टर से अगर क्वेश्चन बन गया अगर आपके शिफ्ट में, तो आप सोच लेना कि मुझे उसको नहीं बनाना है, बात खत्म। बस यही सोच के आप अपने अंदर आप पॉजिटिविटी लेके आओ, और बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आप एग्जाम में अपीयर हो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। आप ऑलरेडी काफी कुछ मैं आपको करा चुका, जो भी यूनिक यूनिक क्वेश्चन थे मैं ऑलरेडी करा चुका हूं पिछले कुछ दिनों से। आप भी जानते होंगे कोई यूनिक क्वेश्चन मुझे देखने मिले ही नहीं। जब यूनिक क्वेश्चन देखने नहीं मिला तो मतलब वही सब क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो जितना आप किए हो वो काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। और जितना आपसे अगर जो छूट गया उसको छूटे रहने दो, जितना पढ़े हो सफिशिएंट है। बस इतनी सोच के साथ आप पॉजिटिविटी के साथ आप पेपर में अटेम्प्ट करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं अब आप मेरे बातों को अच्छे से समझे होंगे। रेस्ट, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जब भी आपका पेपर हो अच्छे से दीजिए और कूल माइंड के साथ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। जिनका पेपर ऑलरेडी हो चुका है तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिए बस, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अब आने वाले दिनों में अब मैं ग्रुप डी के लिए भी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, और यहाँ पर जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अपना जो चैनल है वो रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन अगर आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।